आपका काबिल-ए-एतमाद इदारा कैम्ब्रिज स्कूल में 15 मार्च से नर्सरी टू 9th का एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन के लिए इदारा से जल्द राब्ता करें। नाजरीन, आपका आज मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज मऊ ज़िले के शहरोज गांव में आए हुए हैं। आप जानते हैं कि देव प्रकाश राय जो एक सामाजिक कारकुन हैं और राष्ट्रीय लोक दल के बहुत पुराने लीडर हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी लंबी तहरीक चलाई है और इनकी तहरीक से बहुत सारे मऊ ज़िले में काम हुए हैं। इन्होंने एक सबसे बड़ी जो तहरीक चलाई है, यहाँ तक कि कोर्ट में इन्होंने PIL करके जो ओवरब्रिज का एक मसला है उसके लिए भी डायरेक्शन कराया है। इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार की मुबारकबाद के साथ हम शुरू करना चाहते हैं। राय साहब, सबसे पहले आपको होली की मुबारकबाद। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। राय साहब, जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि देव प्रकाश राय ने आखिर किनसे प्रेरणा ली, किनसे इबरत हासिल की कि वो तहरीक के जो अपने मिशन हैं उस पर आज भी वो कायम हैं। ये सेवा जो है दिल का मामला है। जब तक दिल में सेवा का भाव नहीं आता है, आदमी सेवा नहीं करता है। मैं पढ़ता था बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में, तो उस ज़माने में लड़का था, मैं 77-76 की बात बता रहा हूँ। वहाँ जो है बापू इंटर कॉलेज में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं था, लैट्रिन रूम नहीं थी, अध्यापकों के लिए थी। मैंने वहाँ ये आवाज़ उठाया और दूसरे ही दिन गड्ढा खोद करके 4 सेट में तत्कालीन उस ज़माने के प्रिंसिपल बाबू रामदास राय ने बच्चियों के लिए शौचालय बनवा दिया। तो शुरू से मैं सामाजिक कामों में लगा। मैं चिश्तीपुर घाट पर लकड़ी का खंभा गड़ा था सन 80 में, वो सन 86 तक खंभा खड़ा रह गया, उस पर स्लीपर नहीं लगा। मैं 6वें साल सन 86 में 5 दिन तक भूख हड़ताल किया। सन 86 में 15 जुलाई 86 से 19 जुलाई 86 तक मैं भूख हड़ताल किया। उस ज़माने के आगे बढ़ के कलेक्टर पंकज अग्रवाल साहब ने मेरा आश्रम तोड़वाया और पैसा दिया। फिर वो पुल पर स्लीपर लग गया। 10 साल लोग उस लकड़ी के पुल से आए गए। मैंने अपने गांव में, हम मोहन घाट पर एक पुल बनाया है, शहरों से आप नौसेवर की तरफ जाएंगे। ये सन 2000 में मैं हाई कोर्ट से लड़ करके माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आदेश पर एक पुल बनाया। फिर 2010 में मैंने भावरकुल हिरसा के पास जो है मैंने जो एक पुल बनवाया। उसमें मैं लड़ते लड़ते राज्य सूचना आयोग चला गया। तो सूचना आयुक्त के आदेश पर ज्ञान प्रकाश शर्मा मुख्य सूचना आयुक्त थे, उनके आदेश पर वो पुल बनाया भावरकुल हिरसा के बीच में। इंदिरा रजवा चौड़ी हुई थी, 12 सौर बंधे बना था। बंधे में ज़मीन ली गई थी किसान में, उसका पैसा इंदिरा रजवा का पैसा मिला था किसानों को, ना इसका मिला था। इंदिरा रजवा के चौड़ीकरण में मैंने भरसिया कादीपुर, लिलारी भरौली, कौलापुर, भेलाबान, फिरोजपुर, लहरो दोनवार, लहरो हसन, इन गाँवों के 7-8 गाँव के किसानों को मैंने पैसा दिलाया। 30 साल पहले नहर चौड़ी हुई थी, पैसा नहीं मिला था। उसी तरह से 35 साल पहले बंधा बना था 1200, इस पर किसानों को पैसा नहीं मिला था। मैंने लड़ करके विधानसभा में उठवा करके इसको मैंने पैसा दिलवाया किसानों को। 700 से ज़्यादा किसानों को इसमें बंधे में और 400 से ज़्यादा किसानों को नहर में पैसा, करीब 1100 किसानों को मैंने लड़ करके पैसा दिलवाया है। ये 10 साल की लड़ाई के बाद पैसा मिला। मैंने अपने गांव में पत्थर लगाया। मैंने महमदपुर झंझवा पर पत्थर लगाया। मैंने जो है अफसर कॉलोनी के सामने दारा सिंह जी और जो हीरो होंडा एजेंसी के बीच से जो सड़क जाती है, वो सड़क जो है मंजूर हुई थी, त्रिदेव के बगल में बनने वाली थी, त्रिदेव के बगल में पीछे। लेकिन जहाँ बनना था वहाँ पुल की ज़मीन नहीं थी, उसने स्टे करा दिया जिसकी ज़मीन थी। फिर मैं ला करके अपने खेत में अपने भाई की ज़मीन दिलवाया और दे करके इस पार अपने पार जो है अपने भाई की ज़मीन और अपनी ज़मीन, और उस पार जो है बाबू मदन सिंह की ज़मीन। वो अभी जिंदा है बाबू मदन सिंह, कोई पूछ ले मैं उनके यहाँ कितनी बार गया। तो राय साहब, जो आप आंदोलन चला रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं और एक पैदल चल के इस तरीके का काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी आपकी इतनी बड़ी है जिसकी वजह से आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे मऊ में आप जाने जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि जो पुरानी सियासत थी, पुरानी राजनीति थी और आज नई जो मॉडर्न राजनीति है, उसमें और आज में क्या आप डिफरेंट समझते हैं? लोग भौतिकतावादी चकाचौंध में डूबे हुए हैं। जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें संतोष नहीं है। मैं सच कहूँ, इसी मऊ में खैरुबसर साहब, बाकी साहब, विश्राम राय, शिवराम राय, उमराव सिंह, जय बहादुर सिंह, कल्पनाथ राय, ये लोग नेता थे ना। अलगू राय शास्त्री, पंडित अलगू राय शास्त्री, झारखंडे राय, ये बर्बाद हुए लोग, कितने लोग थे ना। उनके पास कुछ नहीं है, उनके परिवार के पास कुछ नहीं, वो अपनी संपत्ति बेच करके चुनाव लड़ते थे और गरीबों की मदद करते थे ना।
आज तो ऐसा है कि मैं राजनीति में घुस गया तो मुझे कुछ चाहिए। हाँ, मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया तो मेरी हैसियत बढ़ जानी चाहिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि शॉर्टकट करोड़पति का ये रास्ता आज लोग समझ लिए। जी जी, एकदम ये सच है कि पैसा नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, ऐसा वातावरण बन गया है। पैसे को देख करके जनता भी पीछे पीछे दौड़ रही, नेताओं को दिन भर चोर बेईमान बना रही है, अपनी तरफ नहीं देख रही कि उसका क्या तरीका है ना। हाँ, जनता जो है, देखिए जनता बिगड़ गई है। हाँ, नेता तो बिगड़े ही हैं, लेकिन नेताओं के बिगड़ने से पहले, क्योंकि नेता की माँ है जनता। अगर माँ ठीक रहेगी, बाप ठीक रहेगी, ठीक ना, माँ बाप है जनता। और जब माँ बाप बिगड़ गए तो नेताओं को बिगड़ना ही है। हाँ, वही लीडर भी कहते हैं कि क्या करें, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब हम चलते हैं, अगर पैदल चलते हैं, सिंगल चलते हैं, तो कहते हैं कि ये तो बेऔकात इंसान है, इसके पास कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेगा। और लोगों की इतनी ज़रूरतें हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं को हम कैसे पूरा करेंगे, तो इसलिए कुछ न कुछ उनको इधर उधर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, जनता की अपेक्षाएं तो पैदल चलकर ही पूरी की जा सकती हैं। वो गाड़ियों से और लाव लश्कर से कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि लाव लश्कर में इतना खर्च है कि अपना खर्च पूरा करने में ही सारा विकास का पैसा चला जा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब मैं बाल निकेतन पुल के लिए लड़ता हूँ, 4 साल से ऊपर हो गया। असल यही सवाल मुझको करना था, आज मकसद मेरा यही था कि बाल निकेतन के लिए आपने PIL करके उसे डायरेक्शन करवाया, यहाँ तक कि उसमें बहुत सारे जो प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, उसको फॉलो किए गए। आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट, सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट, 2 जगह बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बावजूद, कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद आज तक ओवरब्रिज तामीर का जो काम है शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसा है कि जैसे ये सन 2018 में मैं गया हाई कोर्ट में गया। 4/5/18 को माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस DB भूषण साहब और सुमित कुमार साहब की खंडपीठ ने मेरी रीट संख्या 3379/2018 में ये आदेश किया कि जिलाधिकारी मऊ और DRM वाराणसी संयुक्त बैठक करके निर्णय लें कि कैसे पुल बनेगा। और 26/6/18 को बैठक DM DRM की हुई, उसमें निर्णय ले लिया गया कि फ्लाईओवर बनेगा। उस समय बीजेपी की सरकार थी, किसी नेता ने कोई विरोध नहीं किया कि नहीं फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए। जब वो निर्णय हो गया, उस निर्णय से 16/7/18 को जो है जिलाधिकारी मऊ ने जो है शासन को अवगत करा दिया कि निर्णय ले लिया गया है। इस पर जो है 296 अतिक्रमणी हैं और ये सब सरकारी ज़मीन पर हैं, रोडवेज की ज़मीन है, लोक निर्माण विभाग की, उस पर अधिकृत रूप से कब्जा किए हैं। इन्हें खाली कराना है, बनाना है, इसकी सहमति दीजिए। फिर वो 2 साल तक जो है शासन पत्र पड़ा रहा। फिर जो है हाई कोर्ट में मेरी तारीख पड़ी जो है फरवरी 20 में। तो मेरे वकील ने कहा कि सर ये जो है इसमें विलम्ब हो रहा है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। तो कोर्ट ने मतलब कुछ डांटा वगैरह कुछ कहा कि क्यों नहीं हो रहा है, तो फटकार लगाई। तो सरकारी वकील ने जो है फिर स्टैंडिंग काउंसिल ने शासन को बताया। शासन ने जो है पूरा प्रदेश जब कोरोना की मार में डूबा हुआ था, उस समय जो है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को खुलवा करके, वित्त विभाग को खुलवा करके और वित्तीय स्वीकृति ली गई और राज्य आज्ञा जारी की गई, ठीक है। 8/4/18 को 8/4/20 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने राज्य आज्ञा जारी कर दिया और वो सहमति पत्र जारी हो गया, चला गया जो है महाप्रबंधक उत्तर रेलवे को। उसके बाद जो है इसकी ड्राइंग बनाने में समय लगने लगा। तमाम घुमाव है उसमें पुल में, एक जाएगा ढकुलिया घाट पर, एक जाएगा जो है बाजार में। वो तो इंजीनियर का काम है, जहाँ तक उनको करना है। लेकिन जो 296 जो कब्जा करके रोड पे बनाए हुए हैं, और उनको गवर्नमेंट कह रही है कि हम नाजायज़ कब्जे को गिरा देंगे, और जिनके पास इस तरीके के कब्जे थे बहुत सारे गिराए गए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उनको खाली नहीं कराया जा रहा है? वो जो सहमति पत्र जारी हुआ उसमें ये बताया गया है कि हम आपको पर्याप्त जमीन देंगे सड़क बनाने के लिए। राजाज्ञा में वो बात प्रमुख सचिव लोक निर्माण ने कहा है रेलवे विभाग को, ठीक है। वो जो पत्र जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जैसे जो लोग वो वहाँ हैं जिन्हें हटाया जाना है, ठीक ना, वो दौड़ते हैं उनके यहाँ, कुछ उसमें विलम्ब हो रहा है। लेकिन ये पूरा मुझे विश्वास है कि अब फिर नई सरकार आ गई है और हाई कोर्ट माननीय पीछे उच्च न्यायालय का आदेश है, आदेश के अनुपालन में इनको पुल बनाना पड़ेगा। उसमें एक सज्जन ने रीट भी कर दिया, ठीक ना। वो अंडरपास के लिए गांधी जी हैं, वो रीट किए हैं, तो ठीक है, रीट किए हैं तो मैं भी सम्मान करता हूँ कोर्ट का। कोर्ट के आदेश पर इतना मामला बढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट के आदेश पर बनेगा और बस अब उसका समय नज़दीक है, बनने वाला है, ठीक ना। एक बात आप बता रहे थे कि आपने एक तजवीज़ दी थी, प्रस्ताव दिया था
बड़ुआ गोदाम से जो रोड है उसको चौड़ीकरण के लिए 4 लेन के लिए अब बलिया मोड़ तक और उसके बाद दाणी तक मिलाने का क्या है पूरा मामला बताएंगे? ये जब प्रकाश दिन साहब डीएम थे सन 18 में, तो प्रकाश दिन साहब डीएम थे, तो मैंने उनको जो है एक पत्र दिया कि ये जो आपका जो है गाजीपुर तिराहा, फातिमा तिराहा, भीटी मोड़ और बलिया मोड़, ये सब दिन भर जाम रहता है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसका चौड़ा किया जाना जरूरी। तो उन्होंने जो है एक पत्र जो है उस ज़माने में, उस समय ये सड़क जो है NHI में थी, इसका कार्यालय गोरखपुर था। तो प्रकाश बिंदु साहब ने मेरे पत्र पर जो है एक पत्र लिखा उनको, NHI के प्रोजेक्ट अफसर को गोरखपुर की, इसका प्रस्ताव आप बनाइए, उसको बनाइए, इसका बनाया जाना जरूरी है क्योंकि बहुजाम से चरमरा रहा है। तो वो घुमाते रहे, वो लिखते रहे कि मतलब ये 4 लेन हम बना रहे हैं तो ट्रैफिक घट जाएगा और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने लिखा कि अभी इन्होंने जो है इतना दिन हो गया, 5 साल हो गया, फिर 16 से काम शुरू था। मैंने कहा कि जो है 20 में मैंने फिर लिखा कि नहीं, ये 5 साल हो गया, अभी ये काम जो है आधा भी नहीं हुआ, 30% काम हुआ था। मैं लिखा कि 30% 5 साल में, अभी 10 साल को लगेगा बनाने में, तब तक जो है वो फाट पड़ेगा, इतना भीड़ है कि दिन भर जाम रहता है। तो उस पर जो है फिर मैंने कमिश्नर को लिखा, शासन को लिखा कि इसको जो है राज्य सेक्टर में ट्रांसफ़र किया जाए सड़क को, और राज्य सेक्टर में ट्रांसफ़र करके इसका चौड़ीकरण कराया जाए। खैर कमिश्नर वगैरह ने लिखा मेरे पत्र पर, वो ट्रांसफ़र हो गई, सड़क राज्य सेक्टर में आ गई। राज्य सेक्टर में आ गई तो फिर मैंने लिखा कि नहीं, इसको जो है इसका चौड़ीकरण कराया जाए। और मैं डीएम साहब को लिखे थे, प्रकाश सिंह जी, वो पत्र लगा कर मैं लिखता था, उस पर जो फिर हो गया। आज यहाँ के डीएम ने जो है, जो त्रिपाठी जी थे, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने मेरे पत्र पर वो प्रस्तावित कर दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने ये संदीप आए थे, जो जिलाधिकारी थे, संदीप क्या नाम था इनका, जो संदीप जी, तो ये जो डीएम थे, इन्होंने भी मेरे पत्र पर प्रस्तावित किया। उसी बीच में जो है बीजेपी के एमएलसी हो गए ये अरविंद शर्मा जी, उन्होंने भी लिखा, ठीक ना। तो प्रस्ताव जो है वहाँ से हो गया है और एस्टिमेट मांग लिया गया है, एस्टिमेट बनाया जा रहा है, ठीक ना। क्या एस्टिमेट की कुछ अनुमान? उसमें जो है एक भीटी पर नया पुल बनेगा टॉस पर, और एक रेलवे क्रॉसिंग पर नया फ्लाईओवर बनेगा। एक दाणी मोड़ से जो सरोज तरफ आए, जो भगनई रेल है, इस पर एक पुल बने, 3 पुल बनेंगे, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है चौड़ीकरण होगा तो 300 करोड़ रुपए करीब लगेंगे, तो तीनों पुल में और ये सड़क में, ठीक ना। तो ये बन रहा है, एस्टिमेट बन रहा है, जाएगा, शासन पैसा देगा तो बनेगा। हाँ, पूरी उम्मीद है कि अब जो है मतलब स्वीकृत हो जाएगा। हाँ। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश की जो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और बहुत सारी पार्टियां थी छोटी, इसके साथ आपकी पार्टी का अलायंस था। इस बार इलेक्शन हुआ, एक जीत की उम्मीद थी, सरकार आने की आपको उम्मीद थी, लेकिन सरकार के जो आपके ख्वाब थे वो पूरे नहीं हुए। तो क्या जो आपकी लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ेगी या आप वैसे ही लड़ते रहेंगे? हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ने वाली नहीं है, इसलिए कि हमारी कोई व्यक्तिगत और स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ठीक ना, का मेरा समाज जो है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम लड़ते हैं। ये चौधरी साहब का सपना था कि गांव का हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान गांव का हो, ठीक ना। वो कहते थे कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। तो हम लोग चाहते हैं कि गरीब की सत्ता हो, ठीक। अब ये 5 किलो राशन में उलझा रहे हैं। आप बताइए, अभी 2 महीना पहले जो है लोहे का दाम जो है 60 रुपया, 6162 रुपया कुंटल था। अब चुनाव होते ही 6800 रुपया हो गया, 6700 हो गया। तो 2 महीने में जो है 1.5 महंगाई हो गई लोहे की। गरीब आदमी को घर बनाना है, 1-2 कुंटल छड़ लाएगा तो आप 500 रुपया दे रहे हैं, महीने में साल भर में 6,000 देंगे। ये लोग जो कर रहे हैं, इसलिए खेतों में तमाम जानवर चल रहे हैं, तमाम नुकसान है। उधर ध्यान है, गाँव ये कहते हैं कि हम देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। गायें जो है गौशालाओं में, इनके गौ आश्रय स्थलों में हजारों गायें जो है मर गई, उनको खोद करके गड्ढे में गाड़ दिया गया, ठीक ना। तो ऐसा नहीं, मतलब धर्म के नाम पे जज्बात उभार के सिर्फ वोट कैश कराया जाए। धार्मिक उन्माद के सहारे ये लोग सत्ता चला रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाइए कोपागंज से आप कसारा जाइए, कोपागंज से आप इंदारा जाइए, कोपागंज से आप मुंह नकटा जाइए, कोपागंज से आप सोरैचा जाइए, कोपागंज से आप माफी जाइए, आप चले जाइए धौरिया साथ रोड पर, आप निजामुद्दीनपुर से जाइए कौना, आप जो है कुर्सीजाफरपुर से जाइए चौबेपुर कौना, आप कुर्सीजाफरपुर से जाइए जो है बरलाई, ठीक है। जाकर देखिए सारी सड़कें गड्ढे में बदली हुई, ठीक है। एक सड़क ठीक नहीं गाँव की चलने लायक। बाबा जी बोलते हैं कि जब बैठे थे पिछली बार तो बोले थे कि नहीं गड्ढा मुक्त। किसी मुख्यमंत्री से, अच्छा ये बताइए, चुनाव हो चुके हैं, जो निर्वाचित सरकार है वही मेरी सरकार है। पार्टी मेरी अलग हो सकती है, ठीक ना, लेकिन सरकार तो वही मेरी भी है।
किसी भी पार्टी का कोई नेता है, किसी कोई पार्टी का कोई विधायक है, मान लीजिए कि अखिलेश यादव है, तो क्या उनकी सरकार कोई दूसरी थोड़े है? या है कि नहीं? सरकार तो योगी जी हैं, उन्हें जनता ने मैंडेट दिया है। उसको देखिए क्या है कि जो हमारे नेता चरण सिंह जी थे, वो जो बातें हम लोग को बताते हैं तो वो हम लोग के दिल में बैठी हुई थी ना। हम सरकार को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का मुझे पूरा अधिकार है। हम ये कहते हैं कि अगर आप कोई बात करते हैं तो उस पर अमल करिए, आप झूठ मत बोलिए। ऐसा आप न कहिए कि नहीं आपके प्रति जो है अविश्वास का भाव पैदा हो। आप अगर सरकार बना ली, आपको बहुत लिया, तो आप हमारी बात सुनिए। ऐसा है ना कि आप बोल देते हैं गड्ढा मुक्त हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, आप जाइए गोपागंज, देखो गोपागंज कसारा रोड पर उनका जिले का सबसे खास आदमी लहरो गांव में रहता है। जिले में योगी जी का सबसे खास आदमी हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष जो है अजय सिंह का घर है लहरो में। उनके दरवाजे पर जाकर देखिए, एक हिंदू युवा वाहिनी का बोर्ड लगा है। वो उनके अच्छे कार्यकर्ता हैं योगी जी के, उनके यहाँ जाते आते हैं, दुआ सलाम है उनके यहाँ, उठकी बैठकी है। जाते हैं तो मैं देखता हूँ फोटो डालते हैं इसमें कि गए हैं मुख्यमंत्री। तो बताइए, जो आदमी मुख्यमंत्री से जाता हो मिलने और मुख्यमंत्री जी से मिल करके आता हो, उसके दरवाजे पर अगर गड्ढे उसकी सड़क में, तो उनके कार्यकर्ता क्या औकात है? मतलब शर्मिंदगी की बात, बस शर्मिंदगी की बात है। मैं अगर जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ठीक, और मेरे नेता की सरकार हो, मेरा नेता मुख्यमंत्री हो, और मैं गड्ढे में चलूँ, तो मेरी औकात का पता और पार्टी की औकात का पता जनता को लोग जाना चाहिए। क्या है अगर कार्यकर्ता हूँ? अच्छा सुनिए, जा करके दफ्तरों में देखिए, आप जाइए तहसील में जाइए, जो जाते हैं लोगों से पूछिए, निकलते हैं पूछिए। मैं एक बात कहता हूँ आपके माध्यम से, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ माननीय योगी जी को। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और पुनः निर्वाचित हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी, आप भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाइए, ठीक है। गरीब जनता को चूस लिया जा रहा है। एक मंडा जमीन ले रहा है आदमी घर बनाने के लिए, उसको खारिज दाखिल कराने में एक मंडे की जमीन को 10-20 हज़ार रुपया लग जा रहा है, ठीक है। बहुत लूट है, बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्हें थोड़ा मुख्यमंत्री जी को गांव में जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा खुद गाँव में। हम फिर आपसे बात करेंगे, इसमें करप्शन से लेके अलग मुद्दों पे बात करेंगे। तो आप नाज़रीन जैसा कि देख रहे थे, देव प्रकाश राय बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने कहा कि हमारे हौसले पस्त नहीं हैं और न होने वाले हैं, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह के मानने वाले हैं और चौधरी चरण सिंह के लोग गरीबों, मजलूमों, बेकसों और नादारों की मदद करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम देखते हैं कि आगे देव प्रकाश राय इसी तरह अपने संघर्ष, अपने जद्दोजहद को जारी रखते हैं। फिर हम आपसे आगे भी रूबरू होते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।